Good evening, students, and welcome to Learners Academy. Good evening. So this is the final topic of the chapter number 2, polynomials, which is division algorithm for polynomials. There are in all 3 exercises, exercise 2.1, 2.2 and 2.3. फिर से फटाफट से रिवाइज करवा देते हैं. 2.1 में केवल और केवल नंबर ऑफ जीरोस के बारे में क्वेश्चंस हैं. 2.2 अभी जो हमने लेटेस्ट करी है उसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के ऊपर क्वेश्चन है. एक सीधा क्वेश्चन है, एक उल्टा क्वेश्चन. सीधा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल देकर रिलेशनशिप प्रूव करवा रहा है, उल्टा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल हमसे बनवा रहा है. ठीक है. और ये 2.3 जो एक्सरसाइज है ये पूरी इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल. तो हेडिंग नोट डाउन कर ली सबने? अच्छा, याद करवा दूं, क्लास 9th में भी ये टॉपिक था हमारे पास. पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं ये सीखा था, याद है? तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. यूं कह सकता हूं कि वहां पे थोड़े इजी वाले पॉलिनोमियल्स थे डिवीजन करने के लिए, अभी थोड़े से टिपिकल हो जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा बातें और हो जाएंगी. ठीक है. बाकी टॉपिक जहां पे अपन ने 9th में छोड़ा था 10th में वहीं से पिक करेंगे. ठीक है. तो एक बार रफली टॉपिक स्टार्ट करते हैं. मुझे एक चीज बताना आप लोग, लेट अस से मैंने 17 को 3 से डिवाइड किया. कर दोगे सब लोग? बोलो कितनी बार कटेगा? 3 5 जा 15 एंड रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा. फाइन. तो देखो, इसमें ये जो नंबर होता है जो डिवाइड हो रहा है इसको क्या कहते हैं पता है? वो फिर पॉलिनोमियल में कहते हैं. अभी पॉलिनोमियल में नहीं गया हूं मैं, अभी जनरल डिवीजन चल रहा है. क्या कहते हैं इसको? डिविडेंड. क्या कहते हैं? और जिससे डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं? डिवीजर. डिवीजर मतलब डिवाइड करने वाला. समझ में आई बात? डिवीजर मतलब डिवाइड करने वाला. 3 डिवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है? 17 को. जब इसको से डिवाइड करेंगे तो मेरे को आंसर में 2 नंबर मिलते हैं, एक मिला 5, एक मिला 2. 5 को क्या कहते हैं? क्वोशिएंट. ठीक है. और जो नीचे बचता है उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर. हिंदी में कहते हैं भागफल शेषफल. अगर किसी ने कभी सुना हो उसको कहते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल. डिविडेंड को बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक. भाग देने वाला भाजक. ठीक है. अच्छी बात है अगर आती है, नहीं तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोड नहीं लेना. इंग्लिश के वर्ड्स याद होने चाहिए ना. डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. तो बच्चों ये डिवीजन ऑपरेशन तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं ना. अब इस साल नया क्या करेंगे, या लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया वैसे, हम क्या करेंगे, किसी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है हमारा, किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे. तो ऑब्वियसली जो क्वोशिएंट आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, एंड जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा. वेरी इजी. होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा ना. यानी कि डिवीजन ऑपरेशन वाला गेम खेलेंगे हम पॉलिनोमियल्स की दुनिया में. पहले केवल जनरल नंबर्स की दुनिया में खेलते थे, अभी पॉलिनोमियल्स की दुनिया. अच्छा, एक चीज और, यहां पे आपने कभी एक चीज नोटिस करी है? आपने 17 को डिवाइड किया 3 से, तो आंसर पूरा पूरा कितनी बार कटा? 5 बार. और रिमाइंडर कितना बचा? 2. तो देखो 17 था मेरे पास, उसको 3 से डिवाइड किया, पूरा पूरा 5 बार कट गया, 2 रिमाइंडर बच गया. तो ये जो 17 था ऑलरेडी शुरुआत में जो था वो बिखर गया, 2-3 नंबर्स में बिखर गया. इसको समेट के वापस 17 बनाना हो तो क्या करेंगे? देखो 3 into 5 कितना होता है? 15 प्लस 2 इक्वल टू 17. हो गया. तो यहां से एक लॉजिक निकल के आया कि डिविडेंड की जो वैल्यू होती है, जो ओरिजिनल नंबर शुरुआत में था उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? डिवीजर इनटू क्वोशिएंट. क्या होती है? डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, और लास्ट में प्लस 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 करना है क्या? रिमाइंडर. अब सबने बचपन में बोर्ड मास रूल तो पढ़ा है ना. पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसके आंसर को इससे ऐड करेंगे. समझ आया? कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि पहले ही ऐड कर दे और फिर आंसर को मल्टीप्लाई कर दे, गलत हो जाएगा. बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? पहले, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को इस रिमाइंडर में क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ठीक है. यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं, सर ये तो जनरल डिवीजन था. अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की दुनिया में. जिस पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करने वाला हूं उसको हम जनरली डिनोट कराते हैं P of X से. किससे डिनोट कराते हैं?
जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कराते हैं उसको जनरली डिनोट कराते हैं g ऑफ x से। किससे? g ऑफ x। ठीक है, फिर जो हमारा क्वोशंट आता है उसको हम जनरली किससे डिनोट कराते हैं? q ऑफ x से। जनरली डिनोट कराना कह रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको q ऑफ x से डिनोट ना करा के किसी और से डिनोट करा दूंगा तो गलत हो जाएगा। गलत वो नहीं होगा, जनरल जो टेंडेंसी है वो ये है कि हम उसको किससे डिनोट कराते हैं? q। और जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर बचता है उसको हम किससे डिनोट कराते हैं? r ऑफ x से। तो बच्चों मुझे यही वाला रूल इस पॉलिनोमियल्स की दुनिया में स्टैब्लिश करके बताओ। देखो सबसे पहले क्या है? डिविडेंड। तो डिविडेंड कौन है? तो मैं लिखता हूं p ऑफ x इक्वल टू, फिर कौन है? डिवीजर। डिवीजर कौन है? g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय किससे करना है? क्वोशंट। क्वोशंट क्या है? q ऑफ x। फिर ऐड क्या करना है उसमें? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है मेरा? r ऑफ x। इसके आगे मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर उसको जोड़ना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ आया? अब सर इसको डिवाइड करें कैसे और कैसे ये सब कुछ होगा वो अपन एक एग्जांपल लेके सीखेंगे। तो कुछ नोट डाउन कर लेते हैं इससे पहले, है ना? ये तो रफली मैंने लिखा था, आपको जो नोट डाउन करना है वो ये है। इस तरीके से आप एक डायग्राम बनाओ। यहाँ पे डिविडेंड होता है, यहाँ पे डिविजर होता है, यहाँ पे क्वोशंट होता है और लास्ट में रिमाइंडर होता है। बनाओ। बना लिया बेटा? ठीक है, फिर नोट डाल के लिखिए जो भी मैंने आपको बात बताई वही चीज। डिविडेंड इक्वल टू हमेशा क्या होता है? डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? क्वोशंट। डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट और फिर ब्रैकेट लगा देना। जो आंसर आए उसको किसमें जोड़ना है? रिमाइंडर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात नीचे लिखी हुई है, इसको लिख तो लो फिर मैं भी समझाता हूं। वेयर डिवीजर हैज टू बी ग्रेटर देन रिमाइंडर एंड रिमाइंडर हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लाइन लिखो फिर मैं समझाता हूं उसके मायने। लिख लिया? यहां तक नोट डाउन हो गया सभी को? लिख लिया यहां तक सबने? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल लेता हूं। 23 को मुझे 7 से डिवाइड करना है। कितनी बार काटोगे? 3 टाइम्स। 21 बचा क्या? 2। अच्छा सपोज करो मैं ऐसे ना करके ऐसे करूं तो उसमें गलती क्या है? मैं 23 को 7 से डिवाइड करूं और मैं 3 बार ना काट के 2 बार ही काट दूं 14 और रिमाइंडर बच जाता है 6 और 3 9। 9 बचता है। ठीक है, अब ये सही और ये गलत क्यों है ये बताओ? पता है क्यों है? क्योंकि जो ये रिमाइंडर है क्वेश्चन से नहीं डिवीजर से, ये जो रिमाइंडर है ये हर हाल में उस डिवीजर से छोटा होना चाहिए, है ना? छोटा। देखो चेक करो यहां छोटा है क्या? इसीलिए ये गलत है। समझ आया? समझ आया? जो रिमाइंडर लास्ट में बचता है ना वो हर हाल में किससे छोटा होना चाहिए? किससे? किससे? डिवीजर से छोटा होना चाहिए। डिवाइजर या डिवीजर जो भी आप डिवीजर कहते हैं वैसे। किससे छोटा होना चाहिए? डिवीजर। अच्छा डिवीजर से तो छोटा होना चाहिए, लेकिन कितना छोटा होना चाहिए? छोटे में छोटा, जल्दी बैठो, छोटे में छोटा कितना होना चाहिए? 0। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए कभी, कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। चेक करो, आपने कभी भी ऐसा क्वेश्चन किया हो तो आपका जो रिमाइंडर यहाँ बचता है वो ज्यादा से ज्यादा 0 ही तो बचता है, या 0 से छोटा? कभी किसी का -2 बचा है क्या? कभी किसी का -7 बचाओ, बताओ बताओ, ऐसा कभी हुआ है? हुआ ही नहीं कभी। तो गिरे में गिरा छोटे से छोटा कितना बच सकता है? 0। या तो 0 बचेगा या 0 से बड़ा बचेगा। और कितना बड़ा बच सकता है? कितना भी बड़ा बच सकता है, बस डिवीजर से छोटा होना चाहिए। बस डिवीजर से छोटा होना चाहिए। तो यही बात वहां पे लिखी हुई है बच्चों कि जो आपका रिमाइंडर होता है, जो डिवीजर होता है
जो डिवीजर होता है वो रिमाइंडर से बड़ा होता है, या यूं कहूं जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर से छोटा होता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। और देखो एक डंडा और लिखा हुआ है, इसका मतलब समझते हो क्या होता है भाई, या तो बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। कैसे रीड करते हैं इसको, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू जीरो और इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना। और ये किससे छोटा होगा, हमेशा डिवीजर से। ये सारी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। आप कहोगे सर क्या छोटी मोटी बातें बता रहे हो, लेकिन ये चीज समझ में आएगी ना। तो पॉलिनोमियल्स के केस में ये चीज कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। जब मैं वहां पे ट्रांसफॉर्म कराऊंगा ना तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। समझ रहे हो, क्योंकि जब पॉलिनोमियल को डिवाइड कराते हैं ना बच्चों, तो एक चीज बताऊं, उस केस में रिमाइंडर नेगेटिव भी बचता है, -10 भी बचता है, -20 भी बचता है। फिर उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है वो तभी समझ में आएगा जब ये चीज समझ में। यहां तक क्लियर है सभी को। अब इस पूरी बात को लेके चलते हैं पॉलिनोमियल्स में, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां तक नोट डाउन हो गया सभी का। कैसे लेट हो गए बेटा, बाहर चले गए थे। चलो तो आप फिर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देखना, ज्यादा नहीं, 10 मिनट की आपकी पिक्चर निकल गई है। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स डालिए, हेडिंग डालिए। पहली हेडिंग क्या थी, डिवीजन एल्गोरिथम। अब क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉली। अच्छा इस वर्ड का मतलब पता है किसी को, लिख तो रहे हो लेकिन किसी को पता ही नहीं इसका मतलब। एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी चीज को करने का प्रोसेस, मेथड या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का या डिवीजन करने का क्या एल्गोरिथम होता है वो सीखने वाले हैं अपन, क्या प्रोसेस होता है, समझ गए। आज की क्लास में केवल और केवल अपन डिवाइड करना सीखेंगे, उसके इर्द गिर्द की बातें फिर कल सीखेंगे। मतलब आज अपन एक्सरसाइज नहीं शुरू करने वाले, ओके। केवल और केवल एग्जांपल्स लेके डिवाइड करना सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। हाँ ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिविडेंड को हम किससे डिनोट कराते हैं, टी ऑफ एक्स से। डिवीजर को हम किससे डिनोट कराते हैं, जी ऑफ एक्स से। और वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता डिवीजर जीरो, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। मुझे बताओ 3/0 जो नंबर होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में डिवीजर ही तो है, ऊपर डिविडेंड है न्यूमरेटर और ये डिवीजर है। तो इसीलिए डिवीजर जो जी ऑफ एक्स से मैं डिनोट कराता हूं वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन को क्यू ऑफ एक्स से डिनोट कराते हैं, रिमाइंडर को किससे डिनोट कराते हैं, आर ऑफ एक्स। इस पूरे को स्ट्रक्चरल डायग्राम में पुटअप करते हैं। जैसा पहला वाला डायग्राम था तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। हो गया बेटा नोट डाउन, नोट डाउन हो जाए तो बता दो, बातें मत करो। यश एंड सक्षम, हाँ चलें आगे। यहां तक नोट डाउन हो गया, इस डायग्राम तक। चलिए अब सुनना, वो जो ऊपर वाले नोट्स लिखे ना हमने, इन नोट्स को अब डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स में लिखने वाले हैं। तो डिविडेंड क्या था, टी ऑफ एक्स। डिवीजर क्या था, जी ऑफ एक्स। क्वोशंट क्या था, क्यू ऑफ एक्स। प्लस रिमाइंडर क्या है, आर ऑफ एक्स। और एक ब्रैकेट लगाओ, लगाओ। वही सेम नोट को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं पॉलिनोमियल्स की दुनिया में। अब जो सेकंड नोट है ना, वहां पे सेकंड नोट क्या था, डिवीजर और रिमाइंडर के बीच में एक रिलेशन बता रहा था। वही सेकंड नोट अब यहां पर भी होगा, होगा ना। बट ये जो सेकंड नोट है ना ये तगड़ा होगा। तो देखो एक बार आप पढ़ो, देखो आपको समझ में आएगा। पढ़ो, लिख भी लो और फिर समझाता हूं। कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ नहीं आया, है ना। लिख तो लो एक बार, कॉपी पेस्ट करने का तो काम खत्म करो और फिर समझाते हैं आप। लिख लिया,
लिख लिया सभी ने? चलिए, जनरली हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो डिवीजर है वो किससे बड़ा होता है? रिमाइंडर से। किससे बड़ा होता है? और रिमाइंडर किससे बड़ा होता है, क्या बराबर होता है? जीरो से। यही सीखा था। अब ये की यही चीज जब पॉलिनोमियल्स में ट्रांसफॉर्म होती है तो डिवीजर क्या है? जी ऑफ एक्स, ठीक है, और ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूं। रिमाइंडर क्या है? आर ऑफ एक्स, ठीक है, और जीरो तो जीरो ही रहेगा, और यहाँ पे वही ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ। लेकिन ये चीज ऐसे के ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। इस जी ऑफ एक्स से पहले क्या लग जाता है? क्या लग जाता है? डिग्री। क्या लग जाता है? डिग्री, ठीक है। इस आर ऑफ एक्स से पहले भी क्या लग जाता है? डिग्री, और जीरो तो जीरो ही रहता है। यानी कि यही चीज जैसे पॉलिनोमियल्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पॉलिनोमियल्स की दुनिया में डिवीजर रिमाइंडर से बड़ा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डिवीजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी जरूर होनी चाहिए। मजा आएगा? डिवीजर रिमाइंडर से छोटा भी हो सकता है, चलेगा, बट डिग्री में वो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और सेम टू सेम रिमाइंडर जो है जीरो या जीरो से बड़ा होना था ना, अब की बार रिमाइंडर जीरो से छोटा भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर की डिग्री जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। किसी भी पॉलिनोमियल की गिरी में गिरी डिग्री जीरो होती है, जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। डिग्री के हिसाब से अपन ने बांटा था ना पॉलिनोमियल्स को, सबसे छोटा क्या था? कांस्टेंट। फिर 1 डिग्री वाला कौन सा था? लीनियर। 2 डिग्री वाला कौन सा था? और 3 डिग्री वाला कौन सा था? क्यूबिक। यानी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल गिरे में गिरे क्या हो सकती है? जीरो। तो ये जो रिमाइंडर बचेगा ना, ये एक पॉलिनोमियल होगा, होगा ना ये एक पॉलिनोमियल? तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री गिरे में गिरे क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि जीरो से छोटी तो वैसे भी नहीं हो सकती, और या फिर उससे बड़ी होगी। तो वो डिग्री बड़ी होगी, वो खुद बड़ा होगा ऐसा नहीं कहा मैंने, वो खुद तो जीरो से छोटा भी हो सकता है। समझने की बात है। मुझे बताओ -10 एक पॉलिनोमियल है क्या? है क्या? -10 भी एक पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब -10 जो है खुद तो जीरो से छोटा है, खुद तो जीरो से, वैल्यू वाइज तो वो जीरो से छोटा है, लेकिन इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ -10, वो तो एक्चुअली जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो जीरो होती है। तो पॉलिनोमियल्स की दुनिया में आपको केवल चेक डिग्री करना है। वो रिमाइंडर तो खुद जीरो से छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी डिग्री जीरो से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो से छोटी नहीं हो सकती। सबसे छोटी डिग्री जीरो ही पड़ी है अपन ने कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ आया क्या यहां तक? जीरो या जीरो से बड़ी लिखी हुई है, इक्वल कहां लिखी हुई है? ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है। जरूरी थोड़ा ना रिमाइंडर कांस्टेंट नंबर ही बचे, रिमाइंडर तो x+1 भी बच सकता है। मैंने कब कहा भी रिमाइंडर कांस्टेंट नंबर ही बचेगा, पॉलिनोमियल बचेगा। इवन x² + 1 भी बच सकता है। अब x² + 1 की डिग्री क्या है? 2। तो 2 जो है वो जीरो से बड़ा है या नहीं है? तो उसकी डिग्री जीरो या जीरो से बड़ी होगी, वो खुद जीरो या जीरो से बड़ा होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। समझ आया? एक बार वापस रिपीट करूं। देखो जनरली क्या होता है, पहले डिवीजर और रिमाइंडर की बात करते हैं। जनरली क्या होता है, डिवीजर बड़ा होता है रिमाइंडर से, लेकिन पॉलिनोमियल्स की दुनिया में डिवीजर की डिग्री बड़ी होती है रिमाइंडर की डिग्री से। वो आपस में बड़े छोटे का कोई कंपैरिजन होता ही नहीं, वो आपस में बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, इस चीज को अपने को सोचना ही नहीं है। लेकिन डिवीजर की जो डिग्री होगी वो रिमाइंडर की डिग्री से क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी। डिवीजर की डिग्री बड़ी होगी, रिमाइंडर की डिग्री छोटी होगी। अब बात करते हैं सर, रिमाइंडर जीरो या जीरो से बड़ा होता था जनरली, लेकिन पॉलिनोमियल्स की दुनिया में रिमाइंडर जीरो या जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा ये सोचना ही नहीं है, लेकिन हाँ रिमाइंडर की जो डिग्री है वो जीरो या जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर होगी। इज दिस क्लियर? अब एक क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर होगा मामला, ठीक है ना? अभी ज्यादा नहीं, 30-40% समझ में आया होगा, क्वेश्चन करते 100% हो जाएगा। यहां तक लिख लिया सभी ने? ये DEG का मतलब होता है डिग्री। DEG का मतलब क्या होता है? सभी बच्चों को बताया ना पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं? कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, अगर किसी को नहीं पता तो पूछ लो। जैसे एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने x³ + 3x² + 10x -50। बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? डिग्री होती है ना? एक और की बताओ देखें, 10³ + x² - 6, जल्दी से बताओ उसकी डिग्री।
वो उसकी गलती नहीं, लेट आया ना। और अभी वैसे मैंने बोला था वेरिएबल की पावर, लेकिन सुनी नहीं उसने, वो आधी अधूरी बात सुनने गया। तो कांस्टेंट की पावर नहीं चेक करनी, वेरिएबल की पावर चेक करनी है। तो डिग्री 2 है इसकी, डिग्री क्या है इसकी 2। 10 क्यूब तो सॉल्व हो जाएगा ना, 1000, 1000 माइनस 6 994 हो गया है, तो सॉल्व हो गया ना वो। तो 1000 माइनस 6 सॉल्व होकर 994 बन गया। आप देखो वेरिएबल की पावर क्या है 2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सब कुछ क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन हो जाए। एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, एक बार लिखो। तीन नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 में बोर्ड में जरूर आता है, एक मतलब बड़ा क्वेश्चन 3 मार्कर। When we divide a dividend by a divisor and we get the remainder 0, बार आप लिख लो और थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए हम बैठे। When we divide a dividend by a divisor and we get the remainder 0, then we can say that, अच्छा यहां तक लिखा, यहां तक लिखा क्या? यहां तक लिखा? तो पहले यहां तक समझो। हाँ लिखो लिखो, यहां तक लिख के फिर समझो क्या कहना चाह रहा है। वो भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए जैसे स्कूल में होती है ना, लिख दिया नोट करके अगर आ गए। ठीक है, यहां तक लिख लिया, समझ में आया? जब हम किसी डिविडेंड को किसी डिवीजर से डिवाइड करते हैं, मान लो ये है डिविडेंड, इसको डिवाइड किया किसी डिवीजर से, कर दिया, करने के बाद लेटस से रिमाइंडर क्या आया 0। रिमाइंडर क्या आया 0। जैसे सपोज करो 12 को 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन तो 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा ना भाई। 12 डिवाइडेड बाय 2 में क्या क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आएगा? क्वेश्चन तो आएगा 6 एंड रिमाइंडर आएगा 0। तो अगर ऐसा हो जाए कभी भी डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड किया, क्वेश्चन कुछ भी आया भले, लेकिन रिमाइंडर क्या है 0, तो हम दो बातें कह सकते हैं। तो हम कितनी बातें कह सकते हैं? पहली बात, डिविडेंड इज ए मल्टीपल ऑफ डिवीजर। उस केस में जो डिविडेंड दिख रहा है वो डिवीजर का मल्टीपल कहलाएगा। 12 2 का मल्टीपल होता है नहीं होता है? होता है ना 12 2 का। और दूसरी बात क्या कह सकते हो? 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12, डिवीजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो डिविडेंड को डिवीजर का मल्टीपल कह सकते हो और डिवीजर को डिविडेंड का फैक्टर कह सकते हो। क्वेश्चन है आपके 2.3 में, चेक करवाएगा कि चेक करो ये इसका मल्टीपल है या ये इसका फैक्टर है। तो आपको ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 बचता है या नहीं बचता है। ठीक है, अब आप कंप्लीट कर लो इसको। देन वी कैन से दैट डिविडेंड इज ए मल्टीपल ऑफ डिवीजर एंड डिवीजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। अच्छा, दोनों बातें कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल ये। मैं और नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे कि या तो ये कहोगे या ये कहोगे, मैं और नहीं लगा रहा हूं, मैं एंड लगा रहा हूं। एंड का मतलब समझते हो? ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। और में तो दोनों में से एक चाहिए होता है, एंड में दोनों चाहिए होता है। मतलब अगर आप एक बात कह सकते हो ना, ये वाली बात कह सकते हो, तो बिल्कुल बेशक आप दूसरी बात भी कह सकते हो। और या तो फिर आप वो बात नहीं कहोगे, या तो फिर दोनों ही बातें नहीं कर सकते हो जब रिमाइंडर 0 ना हो। और अगर आपने एक बात भी कहने के लायक हो, मतलब रिमाइंडर 0 है, तो फिर आप दूसरी बात भी कह सकते हो। दोनों बातें ट्रू होंगी, कोई भी फॉल्स नहीं होंगी। ठीक है, होंगी तो दोनों ट्रू होंगी, नहीं तो दोनों फॉल्स हो। और कब होंगी दोनों ट्रू? जब रिमाइंडर 0 बचे। रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी बचे तो फिर दोनों बातें फॉल्स है। क्लियर? जैसे सपोज करो 13 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट बोलो 6, रिमाइंडर बोलो तो 0 के इक्वल नहीं आया ना रिमाइंडर। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 13 2 का मल्टीपल है, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि 2 13 का फैक्टर है। ना तो ये इसका मल्टीपल है, ये ना ये इसका फैक्टर है। समझ आया? क्लियर? ओके, चलो रिमाइंडर थ्योरम बाद में सीखेंगे हम। आ जाइए एक एग्जांपल करते हैं। डिफिकल्ट उठाएं या इजी उठाएं? अच्छा, डिवीजन करना 9th में सीखा था सबने? कौन कौन मास्टर है उसमें और किस किस को थोड़ा बहुत आता है? पहले तो वो बच्चे हाथ खड़े करो जिसको बहुत अच्छे से आता है, मस्त तरीके से। एक को भी नहीं आता? आता है। अच्छा, किसको ठीक ठाक आता है? किसको ठीक ठाक आता है? भाई गलतियां हो जाती है सर, कर लेता हूं पर थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, ऐसे बच्चे कितने हैं? अच्छा, ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल ही नहीं आता, नरचुई। हाँ,
आता ही नहीं है ऐसे। उसने किसी में भी हाथ नहीं खड़ा किया, ना तो एक्सपर्ट में हाथ खड़ा किया, ना मॉडरेट में हाथ खड़ा किया, और ना ही गए वित्तों में हाथ खड़ा किया। चौथी कैटेगरी तो है नहीं बेटा, तीन ही कैटेगरी होती है, लो मीडियम हाई। चौथी कैटेगरी क्या होगी? करा होगा, देख लेंगे सर, आप करवा दो, देख लेंगे, है ना। ठीक है, तो फिर इजी से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है, ये डिविडेंड है, इसको इस डिवीजर से डिवाइड करना अपने को सीखना है। क्वेश्चन क्लियर है? चलो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो सब, एग्जाम्पल 6 नोट डाउन करके और क्वेश्चन नोट डाउन करो। एग्जाम्पल 6 और फिर क्वेश्चन। एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? EX तो एक्सरसाइज की होती है। कितने बच्चे जिन्होंने EX लिखा शॉर्ट में? पूरा ही लिख दिया था, शॉर्ट क्या मतलब है? अच्छा, एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म EG क्यों होती है? उसकी मर्जी। EG का फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पलो, E फॉर एग्जाम्पलो, और ये लैटिन वर्ड है, G फॉर ग्रेशियो। ये हाँ, वो तो इंग्लिश वर्ड है, एग्जाम्पल इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए कि इसको अपन शॉर्ट में EG क्यों लिखते हैं। जी तो कहीं लेटर ही नहीं है, वहां पे जी का मतलब होता है, EG का मतलब होता है एग्जाम्पलो ग्रेशियो, वो लैटिन वर्ड है, वहां से कॉपी करके इंग्लिश वर्ड बनाया गया एग्जाम्पल। ठीक है जी, चलो लिख लिया। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करना सीखते हैं। चलो किसको डिवाइड करना है मुझे बताओ? जिसको डिवाइड करना होता है उसको किससे डिनोट कराते हैं? P ऑफ x। तो बोलो P ऑफ x क्या होगा? बोलो बोलो, एक एक बोलो यार। 2x स्क्वायर, ओके फाइन। जिससे डिवाइड कराते हैं, जो डिवीजर होता है, उसको g ऑफ x से डिनोट कराते हैं, बोलो क्या है? ओनली x प्लस 2। ये लिख लिया सबने। अब आपका काम है q ऑफ x निकालना और r ऑफ x निकालना। ये क्वेश्चन सेट हो गया, हमारा मामला सेट हो गया। ठीक है, हो गया सबका नोट डाउन? ठीक है, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं शुरू करने से पहले। देखो बेटा, ये एक पॉलिनोमियल है, अब ध्यान से सुनना सब लोग, क्योंकि ये समझ में आ जाता है तो पहली बार में समझ में आ जाता है, मतलब पहली क्लास में समझ में आ जाता है, ध्यान से सुनते हो, नहीं आता है तो फिर ये एंड तक खटकता ही रहता है बच्चों को। बड़े ध्यान से सुनना, ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3। तो इस पॉलिनोमियल को मैं घुमा के ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर और प्लस 1 पहले लिख दूं और प्लस 3x बाद में लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ऐसे भी लिख सकता हूँ, या 3x को पहले लिख देता हूँ और फिर प्लस 1 लिख दूं और फिर प्लस 2x स्क्वायर लिख दूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली x प्लस 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस x। सर पर ऐसे लिख क्यों रहे हो? मैं नहीं लिखना चाह रहा हूँ, वो कई बार लिख के दे देता है, वो कई बार इस पॉलिनोमियल को घुमा के इस तरीके से लिख के देता है, या फिर इस पॉलिनोमियल को घुमा के इस तरीके से लिख के देता है। तो सबसे पहला कायदा याद रखना, डिवीजन शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन है, P ऑफ x और G ऑफ x, डिविडेंड और डिविजर, उनको अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कह दो, स्टैंडर्ड फॉर्म तो फिर आपको क्वाड्रेटिक की याद है ना, वो तो क्यूबिक पावर 4 या तो फिर सबकी याद हो। सिंपल सी भाषा में याद रखो, उनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स में, पावरों की डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे पावर 2 वाली टर्म पहले, पावर 1 वाली टर्म उसके बाद में, और कांस्टेंट टर्म की पावर 0 बोलते हैं, 0 वाली। और इसमें भी देखो, पावर 1 वाली टर्म पहले और 0 वाली बात। तो ये तो ऑलरेडी हमको अरेंज करी कराई मिल गई, यानी पका पकाया माल मिल गया, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। कल को वो 2 प्लस एक्स दे दे तो उसको बेटा पहले अरेंज करके x प्लस 2 लिख देना, या उसको भी वो घुमा फिरा के दे दे तो अभी जिस फॉर्म में दिख रही है उस फॉर्म में कर देना। पहला कायदा समझ में आया? क्या है पहला कायदा डिवीजन एल्गोरिथम का? कि डिविडेंड एंड डिवीजर दोनों को उनके पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर के टर्म्स में अरेंज करना है, रीअरेंज करना। हो गया पहला कायदा। कायदा नंबर 2, कायदा नंबर 2 केवल और केवल px पे ही अप्लाई होता है, gx पे अप्लाई नहीं होता है।
ठीक है, वो कायदा क्या है, वो कायदा ये है कि अगर आपने 2 से स्टार्ट कर दिया ना, मतलब आपकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो 2 से नीचे जितनी भी पावर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं 2 से नीचे पावर्स, 1 और 0, 1 और 0, तो 1 की और 0 की दोनों की टर्म्स मौजूद होनी चाहिए। इन केस अगर कोई टर्म मौजूद नहीं है तो खुद बनानी पड़ेगी कोएफिशिएंट 0 लेके। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 3x नहीं होता और ये होता 2x स्क्वायर प्लस 1, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो 2 के बाद 1 पावर वाली टर्म मिसिंग है, 0 टर्म पावर वाली ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से 0 कोएफिशिएंट लेके और x पावर 1 वाली टर्म खुद बनाता, 0x लिखना पड़ता मुझे बीच में, लेकिन ये कायदा केवल px पे ही अप्लाई होगा, ये gx पे अप्लाई नहीं होगा। दो बातें याद हो गई, ये दो बातें आती हैं तो ही हम डिवीजन स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर से रिपीट करें एक बार, पहली बात क्या है, दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, चाहे से px से चाहे से gx से। दूसरी बात केवल px पे अप्लाई होगी, यानी डिविडेंड पे अप्लाई होगी, क्या कि जो हाईएस्ट पावर आपने एक बार फिक्स कर ली कि पावर 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, जो भी है फिक्स हो गई ना एक बार, उससे नीचे वाली सारी पावर की टर्म्स मिलनी चाहिए। लेट अस से अगर 5th पावर हाईएस्ट है तो 5th के बाद 4th पावर, 4th के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी 0 पावर। ठीक है, इन इसके बीच में अगर कोई भी टर्म मिसिंग है, बाय द वे है नहीं, तो आपको खुद को बनानी पड़ेगी 0 कोएफिशिएंट लेकर, जैसे 0x, जैसे 0x स्क्वायर, जैसे 0x क्यूब, जैसे 0x टू द पावर 4। समझ में आया, क्लियर है। अब पहले क्वेश्चन में तो इन दोनों में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं मिल रही क्योंकि ये इजी सा खुद नहीं दे दिया, तो इसमें तो बस आपको डिवीजन एल्गोरिथम सीखना है। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो एक डायग्राम बना लो, जैसे डिवीजन वाला डायग्राम बनाते हैं हम, यहाँ पे हम लिखते हैं डिविडेंड को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और थोड़ा सा डायग्राम में चेंज होता है, जो अपन जनरली डायग्राम बनाते हैं उससे थोड़ा सा चेंज है ना, मतलब इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर डायग्राम बनता है। वैसे तो अपन इस तरह का डायग्राम बनाते थे ना, ऐसे ऐसे डायग्राम बनाते थे, लेकिन इस पॉलिनोमियल्स में अपन इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, और यहाँ पे वो ऑब्वियसली डिवीजर लिख देंगे क्या है, x प्लस 2, और अपन क्वोशंट को यहाँ लिखते थे है ना, यहाँ लिखते थे क्वोशंट को, लेकिन इधर हम क्या कहाँ लिखते हैं, ऊपर इस जगह पे लिखते हैं। उसके दो तीन कारण है, अभी करेंगे तो पता चल जाएगा कि सर ऊपर क्यों लिखते हैं। एक तो इसलिए कि ये क्या आगे खिसकता जाता है तो स्पेस ऑक्यूपाई होता रहता है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है तो दूर से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ऊपर से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना आसान लगता है। ये भी कारण है कि अपन क्वोशंट को कहाँ लिखते हैं, ऊपर की साइड लिखते हैं। ठीक है जी, ये डायग्राम बना लिया सबने, बोलो बना लिया, चलिए हाँ बेटा। देखो जैसे कल वाले क्वेश्चन में हमने एक विंडो खोली थी, इस बार भी खोलनी पड़ेगी रफ वर्क के लिए। ठीक है, स्टेप नंबर 1, डिविडेंड की पहली टर्म को डिवीजर की पहली टर्म से डिवाइड कराओ। क्या कहा मैंने, बोलो, डिविडेंड की पहली टर्म को डिवीजर की पहली टर्म से डिवाइड कराओ। डिविडेंड की पहली टर्म क्या है, डिवीजर की पहली टर्म क्या है, इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, बोलो, जो आंसर आएगा वो मेरी क्वोशंट की पहली टर्म बनेगी। ये चीज समझ में आई, ये क्वोशंट चल रहा है, ऊपर जो आ रहा है ना ये क्वोशंट है मेरा, Q ऑफ X है, ठीक है ना। जो आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा, क्वोशंट की पहली टर्म होगी। यहां तक सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है। चलिए अब मुझे आप बताना बच्चों, जब मैंने 17 को 3 से डिवाइड किया कितनी बार कटा, 6 बार, 5 बार। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 17 के नीचे क्या लिखा, क्या लिखा, कैसे और क्यों, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर आपने है ना डिवीजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया तो वो का वही काम यहाँ कर दो, वो क्वोशंट या डिवीजर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। अब अगर मैं सीधे कह देता ना कि बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, आपके तो सर क्यों, अरे जब 17 को 3 से डिवाइड करते हो और 15 लिखते हो तो भी वही करते हो, कोई नई बात नहीं करते हो, समझ रहे हो, वही तो करते हो, करो वही। यानी कि 2x को इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कराना है, तो 2x इंटू x कितना होता है, 2x स्क्वायर, ठीक है, और 2x इंटू 2 कितना होता है, प्लस 4x। ये प्लस माइनस साइन का भी ध्यान रखना है ना, 2x इंटू प्लस का x है तो प्लस का 2x स्क्वायर, और 2x इंटू प्लस का 2 है तो प्लस का 4x। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ये नीचे वाला पॉलिनोमियल नोट डाउन करते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सेम नेचर के नीचे सेम नेचर की टर्म्स अरेंज होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक के नीचे क्वाड्रेटिक अरेंज होनी चाहिए, लीनियर के नीचे लीनियर होनी चाहिए, और आगे चल के कांस्टेंट आएगी तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब मुझे आप ही बताएंगे, देखो आप ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। 17 को 3 से डिवाइड किया, क्या लिखा आपने क्वोशंट में? 5 लिख दिया। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा 15। आपने अब क्या किया था बताओ, क्या किया आपने? 17 और 15 को जोड़ा था क्या किया था? इसका साइन चेंज करके और 17 माइनस 15 2 किया था। यस और नो? किया था कि नहीं किया था? आप आज तक डिवीजन कर रहे हो, यही कर रहे हो ना, यही कर रहे हो। यानी कि यहाँ जो नंबर आता है उसका एग्जैक्टली साइन चेंज कर देते हैं और फिर इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 17 माइनस 15 2 हो जाता है। वो का वही काम यहाँ करो, साइन चेंज किया तो इस पॉलिनोमियल, जैसे वहां पे 15 का साइन चेंज किया, यहाँ पे किसका साइन चेंज होगा? इसका साइन चेंज होगा। तो इसका साइन चेंज होगा तो अगर इसमें दो टर्म्स है तो दोनों टर्म्स का साइन चेंज होगा। ये प्लस में है तो इसका साइन क्या हो गया? माइनस। ये भी प्लस में है तो इसका साइन क्या हो गया? माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये वाली टर्म तो हो गई कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो गई भाई। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करोगे तो 0 बचेगा ना, कुछ बचेगा ही नहीं। सेकंड टर्म बताओ, प्लस का 3x। देखो जब भी डाउट हो ना कि सर ये सोल्व होके क्या बनेगा, अलग से लिख दिया करो, प्लस का 3x। आगे क्या लिखूं बोलो? ये प्लस नहीं रहा, अब ये क्या बन चुका है? तो अब आपको अगर ये सोल्व करना होता प्लस का 3x माइनस 4x, तो आप माइनस x नहीं लिखते क्या? तो वही तो लिखना है वहां पे माइनस x। जब भी समझ में नहीं है अलग से रफली लिख के देख लो। दूसरी बात, एक चीज और याद रखो, ये x है ना, ये भी x है ना, तो कुछ भी हो जाए इसका आंसर x में ही आएगा, कुछ भी हो जाए इसका आंसर। अब आप केवल 3 माइनस 4 करो, सिंपल। केवल कोएफिशिएंट्स को ही तो सॉल्व करना होता है। x x आंसर तो x में ही आएगा, पता है। 3 माइनस 4 क्या होता है? -1। तो या तो -1 ऐसे लिख दूं और -1x नहीं लिखते उसको, सिंपली -x लिख देते हैं। भाई ऐसे तो ना लिखेंगे -1x, उसको तो सिंपली -x ही लिखेंगे ना। तो कुल मिला के समझ में आ गया ना, यहाँ पे क्या आएगा? -x। क्लियर? फिर अगली टर्म नोट डाउन कर लो, प्लस। यहां तक किसी को कोई डाउट? नोट भी हो गया सभी का? अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। मैं ये कह रहा हूं कि जो करना था मैंने कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन तो है ये, और मेरा रिमाइंडर है ये। उल्टा लिख दिया मैंने, आर को ब्रैकेट में लिख दिया, आर ऑफ एक्स मेरा रिमाइंडर है। तो जो मैं ये बात बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं क्या? मैं कहता हूं कि मेरा तो क्वेश्चन है ये और मेरा रिमाइंडर ये, मैं आगे नहीं करूंगा। जो हो गया सॉल्व हो गया, मतलब एक ही स्टेप में मैंने तो सॉल्व कर दिया। तो बताओ मैं जो कह रहा हूं क्वेश्चन ये रिमाइंडर ये बात मैं सही कह रहा हूं क्या, या गलत कह रहा हूं? मैंने क्या कहा था याद करो, रिमाइंडर की डिग्री हर हाल में डिवीजर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। अभी चेक करो रिमाइंडर की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी, तो ये तो बराबर है ना। मैंने क्या कहा था? यानी कि एक स्टेप और होगा। बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते कब रुकना है। बेटा वहीं रुक जाना जब डिग्री छोटी हो जाए। अभी डिग्री छोटी, अभी पहले तो देखो बड़ी थी, यहां तो ये बड़ी थी, अब एक कदम पे आके थोड़ी सी बराबरी पे पहुंची, थोड़ा एक कदम नीचे जाओगे तो इसकी डिग्री अब 0 हो जाएगी, और 0 डिग्री उससे 1 डिग्री से छोटी हो जाएगी ना, वहां पे आपको रुकना। तो समझ में आया वो लास्ट लाइन के मायने कितने हैं? वो लास्ट लाइन जो लिखी है अपन ने, डिग्री ऑफ डिविजर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, नहीं तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कब रुकना है हमको। समझ में आई बात? यानी कि प्रोसेस एक बार और रिपीट होगा क्योंकि डिग्री अभी छोटी नहीं हुई है रिमाइंडर की, वो का वही स्टेप रिपीट होगा। अब मेरा नया डिविडेंड ये है, कल तक मेरा नया डिविडेंड वो था, अब मेरा नया डिविडेंड क्या है? ये है। डिविडेंड की पहली टर्म को डिवीजर की पहली टर्म से डिवाइड कराना है, वही विंडो के अंदर। डिविडेंड की पहली टर्म क्या है? डिवीजर की पहली टर्म तो सेम ही रहेगी हमेशा ही, एक्स। इसको इससे डिवाइड तो कोई भी करवा देगा, एक्स एक्स कट गया, -1। जो -1 आया वो क्वोशंट की दूसरी टर्म बनेगी। ठीक है, आगे क्या करते हैं? वो का वही काम, जो भी क्वोशंट की दूसरी टर्म आई उसको वापस इस डिवीजर से क्या कराना है? मल्टीप्लाई। तो -1 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? माइनस का x।
और -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, -2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करना, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, -x प्लस x, ये तो कैंसिल आउट होना ही है। और अब इसको सॉल्व कर लो, +1 +2, ये माइनस नहीं अभी क्या है, ये +2 है, +1 +2 +3, +3 को सिंपली 3 लिख सकते हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री क्या है, हो गई डिग्री छोटी, स्टॉप द प्रोसेस, स्टॉप कर दो, जहां पे डिग्री छोटी हो जाए वहीं पे स्टॉप कर दो, आगे सोचना ही नहीं है, आपका डिवीजन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन जो ऊपर दिख रहा है वो है, रिमाइंडर जो नीचे दिख रहा है वो है, खत्म। समझ आया अच्छे से? क्या लिखूंगा मैं लास्ट में, ये मेरा यहाँ पे प्रोसेस तो खत्म हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम खत्म हो गया, मतलब मैं लास्ट में लिख दूंगा, या सो करके लिखो, सो या देयरफॉर, क्या, हाँ डिवीजर क्या कोई भी क्वाड्रेटिक बन सकता है, इवन रिमाइंडर भी क्वाड्रेटिक बन सकता है, सिंगल एक्स क्या क्वाड्रेटिक में भी छोड़ सकते हो। देखो आपको कुल मिला के इसकी डिग्री छोटी करनी है, आप इसको 3x² भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ऊपर x³ है तो, x³ से छोटा है ना x², डिग्री छोटी है ना, आपको उससे छोटी डिग्री करके छोड़ना है, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको कांस्टेंट टर्म लाके छोड़ना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ओके ठीक है। तो देयरफॉर q ऑफ x क्या हो जाएगा, जो ऊपर दिखाई दे रहा है, r ऑफ x क्या हो जाएगा, जो नीचे दिखाई दे रहा है 3, और q ऑफ x क्या है 2x माइनस, ये आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। हो गया नोट डाउन सभी को, एक मिनट, हेलो, हाँ सर, कौन, डिवीजन एल्गोरिथम भी प्रूव करना है आपको, है ना, एग्जाम में पूछता है तो करना ही है, अभी क्लास में तो सारे क्वेश्चंस में करना है, पूछे तो भी ना पूछे तो भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हो ना, 3x³ + x² + 2x + 5 1 + 2x + x²। एग्जाम्पल 7, g ऑफ x है 1 + 2x + x²। तो सबने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया या कुछ रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंज, p ऑफ x में तो करने की जरूरत नहीं पड़ी, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन g ऑफ x डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या, नहीं, कैसे लिखा इसको रीअरेंज करके, x² + 2x + 1, वेरी गुड, ठीक, करो आगे। हो जाए तो बता देना, हो भी गया, डिवीजन एल्गोरिथम भी वेरीफाई हो गया।
हाँ वो भी वेरीफाई कर। बच्चों थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। चलो देखो, जिन्होंने कर लिया वो भी देखें, जिन्होंने नहीं किया वो भी देखें। सबसे पहले क्या किया होगा? हो गया? वो भी हो गया, मतलब वेरिफिकेशन भी हो गया क्या? ठीक है। विंडो ओपन करी साइड में। बोलो सबसे पहले क्या करेंगे? पहली टर्म को पहली टर्म से, तो 3x क्यूब है पहली टर्म यहाँ पे, और वहां पे पहली टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। करना डिवाइड, क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? 3x। क्या आएगा? 3x। तो ये जो 3x होगी ये पहली टर्म हो जाएगी किसकी? क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? 3x को इससे मल्टीप्लाई, 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? 3x क्यूब। 3x इंटू ये क्या है? 2x, 6, 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर, और 3x 1 जा 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? इन नीचे वालों के साइन चेंज, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब पहली टर्म तो हो जाएगी, एलिमिनेट कह दो या कैंसिल आउट हो जाएगी, कैसे भी कह लो। हाँ अब देखो भाई ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो आंसर तो एक्स स्क्वायर में ही आएगा, कुछ भी हो जाए। अब इसके कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर लो बस। इसका कोएफिशिएंट क्या है? +1। इसका कोएफिशिएंट क्या है? -6। कोई बताएगा +1 -6 क्या होता है? -5। तो आंसर क्या हो गया? -5x²। सबसे आसान तरीका है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, केवल सॉल्व द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स ही सॉल्व करने होते हैं बस, बाकी वो जो नेचर है वो तो नेचर तो सेम ही रहेगा। नेचर कब बदलता है? जब मल्टीप्लाई करते हैं। भाई x को x से जोड़ोगे तो आंसर x में ही आएगा, लेकिन x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर x स्क्वायर में। तो उसका नेचर कब बदला? जब मल्टीप्लाई हुआ। बाकी जोड़ने और घटाने में कभी भी नेचर नहीं चेंज होता, वही रहेगा। ठीक है, चलो x तो नेचर तो x का ही रहेगा इस टर्म का। अब कोएफिशिएंट चेक करते हैं, +2 -3। कोई बताएगा 2 में से 3 गए तो क्या बचेगा? माइनस का 1। अब -1x तो लिखेंगे नहीं, तो सिंपली क्या लिख देंगे? -x। ठीक है, आगे चलते हैं। +5 एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। चेक करो यहाँ पे रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? क्यों? कारण भी बताओ। अभी डिग्री बराबर है, आपको क्या करनी है? छोटी करनी है। तो ये चीज कॉमन सेंस से समझ में आ गई होगी कि एक स्टेप और कर दें तो छोटी हो जाएगी। एक स्टेप की कमी है, बस एक स्टेप और कर दें तो। मतलब एक बार इस प्रोसेस को रिपीट कर देते। पहली टर्म क्या है? माइनस का 5x²। उधर पहली टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा? -5 इधर ले लो दूसरी टर्म। -5 इंटू एक्स स्क्वायर, -5x², -5 इंटू 2x, माइनस का 10x, एंड -5 1 जा -5। ओके, चेंज द साइंस, प्लस प्लस प्लस। ये पहली टर्म तो हमेशा एलिमिनेट होती है, नहीं हो है, अगर किसी भी कारण से नहीं हो तो समझ लेना आपने गलती करी है। ये पहली टर्म देखो इस स्टेप में भी एलिमिनेट हुई थी, इस स्टेप में भी एलिमिनेट हुई, हर बार एलिमिनेट होगी होगी, नहीं होती है तो आपने गलती करी है। समझ में आ गई बात? चलो दूसरी तीसरी टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो दूसरी तीसरी टर्म देखते हैं। x तो आंसर तो किस में आएगा? x में ही आएगा। कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करते हैं। इसका कोएफिशिएंट है -1, इसका कोएफिशिएंट क्या है? प्लस का 10। तो -1 + 10 क्या होगा? प्लस का 9 होगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 9 नहीं, सिंपली 9 लिख सकते हो। +9x लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली क्या लिख सकते हैं? 9x। इधर आ जाओ, +5 और नीचे भी +5 है, तो +5 + 5 प्लस का 10। अब बताओ यहाँ पे स्टॉप करें आगे बढ़े? और स्टॉप, बिकॉज इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से हो गई छोटी। सो स्टॉप द डिवीजन एल्गोरिथम स्ट्रेट अवे और आंसर मार्क कर दो। ठीक है, चलिए तो Q ऑफ x हो गया, देयरफॉर Q ऑफ x बोलो क्या है? -5। और R ऑफ x, एक चीज बताऊं बेटा, अब देखो यहाँ पे Q ऑफ x और R ऑफ x की डिग्री बराबर आई है ना? आई है, तो आपको कई बार अजीब लगेगा कि ऐसे, ये तो Q ऑफ x R ऑफ x की डिग्री बराबर तो छोड़ो, कई बार Q ऑफ x की डिग्री छोटी आ जाती है R ऑफ x से, वो भी होता है। Q ऑफ x की डिग्री छोटी आती है, R ऑफ x की डिग्री बड़ी हो जाती है, वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी डिग्रियों में आपस में कोई भी कनेक्शन हो सकता है, सब जायज है।
केवल आर ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री से छोटी होनी चाहिए, ये सबसे पहला और आखिरी कायदा है, ये फॉलो होना चाहिए। बाकी इनकी डिग्रियां बराबर हैं, बड़ी हैं, छोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। चलो भाई डिवीजन एल्गोरिथम फटाफट से कर दो। टी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। बोलो पी ऑफ एक्स क्या था? क्या था? 3x³ प्लस, हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी ऑफ एक्स बोलो, हाँ हाँ प्लस 1 इंटू 3x 5 प्लस आर ऑफ एक्स भी आया आपकी बार तो अच्छा खासा 9x प्लस। एक्चुअली अब देखो ना मैं तो आर ऑफ एक्स क्वांटिटी वाइज भी इससे बड़ा ही दिख रहा है, क्वांटिटी वाइज भी देखो यहाँ पे 3x है या 9x है, 10 जुड़ रहा है वहां 5 घट रहा है, क्वांटिटी वाइज भी ये बड़ा ही दिख रहा है, तो ये छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलो भाई सॉल्व करते हैं, ये तो नो चेंज 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 करो पहले तो g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ एक्स, x² इंटू 3x क्या होगा? 3x। पहले एक एक टर्म को पकड़ा करो, जैसे इसको पकड़ लिया, इसको इन दोनों से करो, फिर अगले को पकड़ के इन दोनों से करो, फिर लास्ट वाले को पकड़ के इन दोनों से, तो उससे क्या होता है सीक्वेंस में चलते हो तो कोई टर्म आप मिस आउट नहीं करोगे, है ना, नहीं तो बीच में कहीं भूल जाओगे कोई टर्म। ठीक है, सिस्टम से x² इंटू -5 क्या होगा? सबकी आवाज आनी चाहिए। 2x इंटू 3x क्या होगा? प्लस का 6x²। 2x इंटू -5 क्या होगा? 10x। लास्ट आ जाओ 1 इंटू 3x 3x, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें वही नंबर आएगा, 1 इंटू -5 चाहिए, रह गए यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको यहाँ खिसका देते हैं, सुविधा है हमारे पास अच्छी खासी, हाँ प्लस 9x प्लस 10। ओके ठीक है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। चलो जी 3x³ x² वाली टर्म्स देखो कौन कौन सी हैं, एक तो ये रही एक ये रही, इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो -5x² प्लस 6x² प्लस का सिंगल x² बच जाएगा। ठीक है, x वाली टर्म्स काउंट करते हैं, 3x वाली टर्म्स -10x प्लस 3x प्लस 9x, तो 2 पॉजिटिव है, 9 और 3 12, 12 में से 10 गए तो 2, तो प्लस का 2x रह जाएगा, और कांस्टेंट टर्म काउंट करो -5 प्लस 10 प्लस का 5, हो गया मैच, LHS इक्वल टू RHS, हेंस डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव। जितनी स्पीड में अभी बुक्स रखते हो ना, उतनी ही स्पीड में अगले दिन बुक्स निकाल के होमवर्क चेक कराया करो। ठीक है, होमवर्क नोट कर लिया आज का सबने? एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 डिवीजन एल्गोरिथम में प्रूव करके आना है, कोई डाउट हो तो कल पूछेंगे। ठीक है, चलिए तो काफी आज के लिए, बाकी कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे।